हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम BECC 111 करने जा रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1। ठीक है, इसमें हम स्टार्टिंग चैप्टर 1 से करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इग्नू का बुक लिया है तो फिर ये बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लिए हो तो आप ये बुक खरीद सकते हो, क्योंकि ये इग्नू के बुक की तरह ही है और इसमें जो कंटेंट्स भी हैं वो इग्नू के बुक का ही है पूरा टोटल। ऐसा नहीं है कि कुछ और है, मतलब सेम ही है। इग्नू का बुक और इस बुक को अगर देखा जाए तो दोनों ही सेम है, बस ये है कि इसमें क्वेश्चन बना के दिखा दिया है कि आपको इग्नू के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आई थिंक आप सभी के साथ ऐसा होता होगा कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ही बुक आती है ऐसे इग्नू का, तो आप उसके लिए ये बुक ख़रीद सकते हो और इग्नू का बुक फिर लेना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें देखो BECC 111 में जो है, इसमें हमारे टोटल 4 खंड है। ठीक है, 4 खंड है इसमें और टोटल चैप्टर 15 है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे चैप्टर समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में और कैसे इस चैप्टर को डीपली समझ सके, जिससे कि एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। ओके, तो पहला जो चैप्टर है हमारा, पहला जो खंड है वो है स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक विकास। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक विकास हमने कैसे किया। तो ठीक है, तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य अभिलक्षण क्या थे। ठीक है, तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये समझाऊंगी चैप्टर, तो आप खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि इस बुक में बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग वे में दे दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना लंबा लर्न करेगा इसको। बेसिकली सब पढ़ोगे ही और फिर एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखोगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है पढ़ने के लिए तो ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। पहले जो थे, जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, तब जो पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था था उसमें इंडिया मतलब अर्थव्यवस्था का जो हिस्सा था वो 1/4 हिस्सा इंडिया के पास ही था। मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा ही विकसित था, ऐसा बोल सकते हो कि इंडिया के पास ही सब कुछ आर्थिक स्थिति में बहुत ही मजबूत था। बाहर से पुर्तगाली, फ्रेंच, डच ये सब आते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो ये चैप्टर है इसमें हम हिस्ट्री का बोल सकते हो, आपकी हिस्ट्री में क्या था इंडिया के पास वही सब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, तो आप खुद से भी इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिलक्षण क्या थे। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की क्या आर्थिक स्थिति थी और हम उससे कैसे उबरे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे तो हमारी जो इकॉनमी थी वो पूरे विश्व में भारत ही 1/4 कवर करता था। ठीक है, और जब ब्रिटिश हमारे देश से गए तो हम विश्व में हमारी इकॉनमी 1% भी कवर नहीं करती थी। मतलब इस तरीके से ब्रिटिश भारत को शोषित किया था, कि उस भारत में शोषण किया था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो आपको यही लिख देना है कि कैसे मतलब 15 अगस्त को, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तब हमारी अर्थव्यवस्था 1% भी विश्व की अर्थव्यवस्था में हिस्सा नहीं था, जबकि पूर्व काल में 1/4 हिस्सा भारत का ही अर्थव्यवस्था का था। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने
बहुत ज़्यादा ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा ही दोहन किया, और ऊपर से उस समय में ज़्यादा कुछ का विकास भी नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि जैसे कि कृषि को ले लो, तो कृषि में भी पहले कृषि की पुरानी पद्धति ये चीज़ है कि पहले कृषि की पुरानी पद्धति थी, हल से जो हल होती थी उससे कृषि की जाती थी। लेकिन उसमें फिर हल की जगह पे दूसरी मशीन लाई गई थी। लेकिन इसके बाद जो और भी कुछ चाहिए ऐसा, तो क्योंकि हमारी अब भी ऐसा है ना कि बारिश नहीं हो रही है तो चलो कृत्रिम वर्षा करा लेंगे। लेकिन पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था। कृषि के लिए सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही निर्भरता थी। ऐसा नहीं कि कृत्रिम वर्षा करा लो, नहर नलकूप से पानी ले लो, ऐसा तो नहीं था कुछ। सिर्फ था तो ये था कि आपको पानी चाहिए तो सिर्फ आप वर्षा पे ही डिपेंड कर सकते हो, और बारिश भी कभी आती कभी नहीं आती। और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार हो चुका था कि जो हमारी वातावरण थी और हमारी मानसून थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, जिस कारण बारिश भी समय से नहीं हो रही थी, ठीक है। और ब्रिटिश क्या करते थे कि उनको बस चाहिए था पैसा, वो सिर्फ वसूली करने आते थे। ये नहीं देखते थे कि कृषि में क्या ज़रूरत है, कि इनको किसानों को क्या चाहिए। बस उन्हें चाहिए था उनकी वसूली, वो अपना कर लेते थे। और बस उसी के लिए जो किसान होते थे उनको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया और मारा पीटा भी जाता था, जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा ही होगा। आई सजेस्ट टू यू ऑल कि आप एक मूवी देख सकते हो, दो बीघा ज़मीन, एक उसी टाइम का मूवी है, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे पहले के ज़माने में ज़मींदार व्यवस्था थी, कि जो ज़मींदार होते थे वो कैसे शोषण करते थे मज़दूरों पर, कि तो फिर उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसको बताया गया है। तो आप वो मूवी देख सकते हो अगर फ्री हो तो उसके बाद जैसे ज़मींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था में अलग अलग प्रतिशतें उसके लिए निर्धारित की गई थी। ज़मींदारी व्यवस्था में जो सेठ साहूकार होता था वो 58% तक उसकी कुल भूमि पर कृषि होती थी, और वो फिर जाके ब्रिटिश को उसका जो कर वसूलता था वो देता था। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो ब्रिटिश थे वो खुद ही उससे पैसे लेते थे। जो किसान हैं, जो कृषक थे, वो उनसे खुद ही पैसे लेते थे। और महालवाड़ी व्यवस्था जो है उसमें क्या होता था कि महालवाड़ी व्यवस्था में जो ज़मीन तो थी, मज़दूरों को भी मज़दूर ही डायरेक्ट ब्रिटिश से कांटेक्ट किए थे, और उनको ही उनकी ज़मीन पर ज़मीन मज़दूरों के नाम पर ही थी या किसानों के नाम पर। ऐसा नहीं कि ज़मींदारों के नाम पे, या ज़मींदार पैसे दे जो कर होता था वो उसकी वसूली करता था, ऐसा नहीं था। बल्कि मज़दूर ही उस कर को ब्रिटिश को डायरेक्ट देता था, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए सहूलियत थी कि उनको लगता था कि हाँ ज़मीन मेरी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसे भारतीयों की अर्थव्यवस्था थी। तो आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। कृषि की कैसी पैदावार थी, तो ऐसे कुछ जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप देख सकते हो। जैसे कि 85% जनसंख्या 85% जनसंख्या गाँव में बसी थी, और वो कृषि पर निर्भर थी, ठीक है। लेकिन जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में सिर्फ 50% ही योगदान था कृषि का। ज़्यादा लोग कृषि कर रहे हैं लेकिन कृषि का करने का उतना लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे 85% जनसंख्या अगर कृषि में लगी हुई है तो 85% कम से कम राष्ट्रीय आय भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर आप देख सकते हो कि हाँ, जैसे कि महत्वपूर्ण खाद्य फसलें थे गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा। और जो ब्रिटिश थे वो जो हमारी
नकदी फसलें होती हैं उनको करने के लिए मजबूर करते थे, जिसके कारण नकदी फसलों की फसल के उपज करने के कारण भूमि भी कभी कभी बंजर हो जाती थी, जैसे कि अफीम, तंबाकू, इस सब का ज़बरदस्ती जो ब्रिटिश होते थे वो किसानों को बोलते थे, मज़दूरों को, कि इसकी खेती करो फिर तुम्हें ज़्यादा लाभ होगा, और जिसके कारण उनकी भूमि भी बंजर हो जाती थी और वो किसी काम का नहीं रह जाता था। उसके बाद जो है कृषि में कि इन सभी सब्जियों का योगदान था। कपास, पटसन, ये सब तो हो गया आपका नकदी फसल में, और खाद्य फसल में गेहूँ, धान, ये सब प्रमुख थी, ठीक है। और फिर यहाँ पे है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ज़मींदारी व्यवस्था। तो ज़मींदारी व्यवस्था, भू राजस्व की 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी। ज़मींदारी व्यवस्था जिसके तहत कुल 58% भूमि आती थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था में 38% और माहलवाड़ी व्यवस्था में 4% भूमि आती थी, ठीक है। उसके बाद तो जो कृषि में ये समस्या हो रही थी उसकी क्या हमारी समस्याएं थी, जो हमारी कृषि पिछड़ी हुई थी। तो इसका कारण है उत्पादन की पुरातन तकनीकें, कि हम हल से कृषि करते थे। फिर कृषि व्यापारीकरण का अभाव, हमारे पास बाज़ार नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश ने जो ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि ब्रिटिश एक बाज़ार की व्यवस्था तो की थी, लेकिन उस पर ब्रिटिश की ही मुँह मांगे रकम थी। मतलब अगर ब्रिटिश बोल दिया ये आलू 20 रुपए की है तो वो 20 रुपए की ही बिकेगी, ऐसा था, ठीक है। फिर प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन भी कम होता था। और एक ये भी कारण था कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो जैसे पंजाब सिंध की जो नदी थी उस पे वो वहाँ का जो क्षेत्र था वहाँ पे बहुत अच्छा उत्पादन होता था, लेकिन वो भाग पाकिस्तान में चला गया, पंजाब और सिंध का, जिसके कारण हमारी जो खेती है वो भी कम होने लगी थी आज़ादी के बाद, ठीक है। उसके बाद उद्योग का है, उद्योग को देखना है तो उद्योग में कुछ ब्रिटिश ने मतलब ब्रिटिश तो अपने फ़ायदे के लिए थे, वो चाहते थे कि वो हम जो इंडियंस ब्रिटिश के मतलब हम अपना उद्योग ना चलाएं, हम ब्रिटिश पे निर्भर रहें। जैसे कि इंग्लैंड में जो भी कारखाने लगाई जा रही है, उद्योग की जा रही है, उसी से हम अपना मतलब उनकी वस्तुओं का आयात करें और हम अपने कच्चे माल निर्यात करें। अगर सोचो हम अपना कारखाना खुद ही खोल लेंगे तो थोड़ी ना हम अपना कच्चा माल उनको देंगे, ज़्यादा रहेगा तभी देंगे। लेकिन उनकी ऐसी नीति थी ब्रिटिश की कि उन्होंने सोचा कि अगर इनके पास ऐसा कुछ तकनीक ही नहीं रहेगा तब तो ये हमारे से ही आयात करेंगे जो भी इनको चाहिए। तो इस कारण उद्योग भी उतना ज़्यादा फलीभूत नहीं हो सका, लेकिन कुछ उद्योग थे जो लास्ट में जाके फलीभूत हुए थे 1961 में, आई थिंक। हाँ, जैसे कि 1907 में स्थापित हुई थी टिस्को, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी 1907 में स्थापित हुई थी, और 1-2 कंपनियां और इसके साथ थी, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। फिर तीसरा पॉइंट, पहला तो हमारा कृषि था, दूसरा उद्योग, तीसरा है मुद्रा एवं वित्तीय क्षेत्र की। पहले का ऐसा था कि हम वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज़ करते थे, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दिया, ठीक है। और जब मुद्रा की बात हुई तो हम उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद संचालन के लिए चांदी की मुद्रा का निर्माण करने लगे। लेकिन फिर एक टाइम आया जब चांदी का बहुत ज़्यादा ही वो कॉस्ट, बहुत ज़्यादा ही चांदी महंगा हो गया। भारतवर्ष में 1835-1893 तक एक धातु राजत मानक केवल चांदी सिक्के प्रचलित थे। 1835 से लेकर 1893 तक सिर्फ चांदी के धातु ही प्रचलित थे, जो कि महंगा होने से उसके बाद 1920 में कीमत असाधारण उछाल हुई। हाँ, तो बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया चांदी, जिसके कारण फिर
कागज़ की मुद्रा बनाई गई, मतलब कागज़ के पैसे बनाए गए थे। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लाया गया था, जिसके बाद ये बनाई गई थी। और उसके बाद बैंकिंग प्रणाली भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिस कारण कृषि फिर उद्योग कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया था। मतलब मान लो अभी है ना कि अगर मुझे कोई स्टार्टअप खोलना है, कुछ भी दुकान लगानी है, कुछ भी करना है, तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में तो ऐसा नहीं था। और जब स्वतंत्रता हमें मिली उस तो वहाँ की स्थिति तो और भी दयनीय थी। मतलब हम इतने गरीब और मतलब जगह जगह भूख से ही लोग मर रहे थे, ऐसी हमारी हालत हो चुकी थी। तो उस टाइम में देश को एक अच्छे से चलाने के लिए एक अच्छा नियम और कानून चाहिए था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को बखूबी अच्छे से चलाया। और लेकिन अगर देखा जाए तो फाइनली जो स्वतंत्रता सही मायने में मिली, जिसमें लोगों की गरीबी भूख सब कुछ अच्छे से समाप्त हुई, वो 1991 के बाद ही हुई। औद्योगिकरण, निजीकरण और उदारीकरण के बाद ही मिली, क्योंकि तभी से लोग अपना बिजनेस करने के लिए भी स्वतंत्र हो गए। जो भी स्टार्टअप करना है वो अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी डर भय के। और उनका जो भी समस्या थी, जैसे गरीबी, भूखमरी और शिक्षा का स्तर भी बहुत कम था, वो सब 1991 के बाद से ही ठीक होने लगा। लेकिन इसकी तैयारी अगर माना जाए तो ये 1991 के 51 के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो आप इसको बना के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार आप पढ़ सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हो, जानते हो, तो आप खुद से भी लिख सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम करेंगे, ओके। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।